और चलिए सतपाल ब्रह्मचारी के साथ हमारे डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा अभी मौजूद है, वो उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू विनोद। देखिए, निश्चित तौर पर तमाम सांसदों ने कल शपथ ली है और पहली बार जो सांसद बनकर आए वो भी शपथ ली है। लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी महाराज की हम बात करेंगे, जो कि पूजा पाठ और अपने जिस तरह से महाराज भी हैं और तमाम पूजा पाठ के साथ जो धार्मिक उनकी रीति रिवाज हैं, और जो कुछ चुनिंदा सांसद थे जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली सांसद पद की, उनमें से सतपाल ब्रह्मचारी जी थे, जो कि सोनीपत से कांग्रेस के सांसद है। सर, एक महत्वपूर्ण लम्हा नजर आया आपका, जैसा कि आपका पूरा आचरण रहा है, पूजा पाठ का ब्रह्मचारी हैं और तमाम जो चीजें हैं, कल संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले उन चुनिंदा सांसदों में आप भी रहे जो कल पार्लियामेंट में नजर आए। देखिए, संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, संस्कृत से ही सब भाषाएं निकलती हैं और संस्कृत हमारा पुरातन से शुरू से ही संस्कृत प्रभावी देश रहा है और मेरा तो सब्जेक्ट ही संस्कृत रहा है। संस्कृत रहा है। सर, एक बात मैं लगातार कह रहा था जब से आपकी एंट्री हुई हरियाणा में और जिस तरह से उम्मीदवारी में नाम था, फिर सांसद बने, एक जो छवि की बात होती थी, तो कांग्रेस के पास भी आप जैसी एक धार्मिक और पूजा पाठ के साथ रहने वाले सांसद आ चुके हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सनातन से जुड़े रहना, और आपके जो पूरी प्रैक्टिसेस रही हैं, यानी कि पुजारी के तौर पर भी, चाहे आप जींद में जुलाना की बात कर लीजिए या फिर हरिद्वार की बात कर लीजिए, कितना महत्वपूर्ण और कितना प्लस है कांग्रेस के लिए। देखिए, सोनीपत हल्के में हमारे 3 से 4 आश्रम हैं और आज से नहीं है, 150 वर्ष पुराने आश्रम हैं, चाहे गांगोली हो, पिंडारा हो, सफीदों हो, और संस्था के जितने भी सेवक हैं वही क्षेत्र है सोनीपत और जींद का, रोहतक साइड का। और आश्रम आज से नहीं है, हरिद्वार में भी 2 आश्रम है, गौशाला भी है, यहाँ भी गौशालाएँ हैं। मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला और साथ में 36 बिरादरी का मैं सम्मान करता हूँ। सभी धर्मों का मैं अपने ओर से सम्मान करता हूं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, सबको एक जैसा मानता हूं। तो कितना ये सर बात कर लेते हैं कि अब जो प्रायोरिटीज क्या हैं, बतौर सांसद मैं पूछूं तो एमपी साहब, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हरियाणा की वो कौन सी आवाज़ है, सोनीपत की वो कौन सी आवाज़ है, कौन से मुद्दे हैं जो एमपी सतपाल ब्रह्मचारी जी के जरिए लोकसभा में गूंजेगी और आप ध्यान आकर्षित करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो हमारे यहाँ नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके रोजगार की बात करनी। उसके बाद सोनीपत की जो समस्या है, सोनीपत से लगभग 15 से 20 हज़ार व्यक्ति रोज़ दिल्ली आता है अपने रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, अन्य कामों के लिए। मेरी प्राथमिकता है मेट्रो। जब मेरठ जा सकती है, मेरठ से भी आगे जा चुकी है और इधर हमारा रोहतक आ चुकी है हमारे एमपी साहब के प्रयास से, दीपेंद्र जी के, तो यहाँ भी मेरा प्रयास रहेगा कि सोनीपत जल्दी से जल्दी मेट्रो का काम शुरू हो। एमपी साहब, कुछ घोषणाएं अभी हुई थी जब आचार संहिता नहीं लगी थी, भाजपा के द्वारा एक्सटेंशन की बात की गई थी, उसमें यह था कि भाई दिल्ली सरकार की तरफ से स्वीकृति नहीं हो रही है। क्या वो सब प्लान में ही सोनीपत था या सोनीपत के लिए नए सिरे से आप लोगों को काम करना? देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैंने जब से चुनाव की शुरुआत की है, मेरा सबसे पहला काम मेट्रो का होगा सोनीपत के लिए, चाहे दिल्ली से परमिशन मिलो, हरियाणा से मिलो, उसमें पूरा प्रयासरत हूँ और निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। रही बात सोनीपत में, कोरोना के बाद 2-3 ट्रेनें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं रुक रही हैं या चल नहीं रही हैं। मेरा प्रयास रहेगा दोनों ट्रेनें सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब भी जैसे वो चलती थी उसी प्रकार चलाने का काम मैं सरकार से कराऊंगा, रेलवे मंत्री से भी मिलूंगा। जिस दिन प्रश्नकाल लगेगा पहले दिन आप सवाल लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, यही सवाल होगा। और जींद को, जो हम जींद जुलाना सफ़ीदों को आज भी हरियाणा में कहते हैं पिछड़ा एरिया है, वो पिछड़ा एरिया जो शब्द है वो चुभता है, उसको हटाने का काम भी मैं करूंगा। सर, एक सवाल और बताइए, अब जो मुकाबला है, यानी कि पहले जो होता था 2019 तक के लोकसभा चुनाव और 24 तक का जो पूरा वक्त रहा, 10 के 10 भाजपा के थे, ये बैलेंस कितना बनेगा? क्योंकि 5 सांसद हैं अब कांग्रेस के और 5 सांसद हैं भाजपा के, तो पूरी आवाज पूरे देश में जो हरियाणा की आवाज जाने का काम आप 5 सांसद करेंगे? बिल्कुल करेंगे और हमारा बहुत जल्दी ही कांग्रेस का रोड मैप तैयार हो रहा है। आज मीटिंग है माननीय राहुल गांधी जी और माननीय खड़गे साहब। वो कल है? कल है, तो आज भी हो सकती है। आज उसकी मीटिंग है। आज बाबरिया साहब ने तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाया है। कल आप लोगों के साथ खड़गे साहब बैठेंगे, राहुल गांधी साहब बैठेंगे, दोनों लोग बैठेंगे और रोड मैप तैयार होगा हरियाणा विधानसभा का। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से
46 विधानसभाओं में कांग्रेस आगे रही है, और जहाँ पीछे भी रही है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, 1500-1600 वोट से मैं गन्नौर में पीछे रहा, और 2300 वोट से 2000 के आस थोड़ा आगे उसमें राई में रहा। और ये ऐसे ऐसे जो कई ऐसी विधानसभाएं हैं, अगर इनमें भी 2-2, 3-3 हज़ार वोट मिल जाते तो निश्चित हम 55 और 60 के पार पहुंचते, और आने वाला विधानसभा लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है। लेकिन आपने जिक्र छेड़ ही दिया है मार्जिन का, तो शैलजा जी हो या तमाम लोग, उन्होंने भी कहा कि भाई उम्मीदवार ठीक नहीं थे। हालांकि आप जीत के भी आ चुके हैं, बात खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अगर सोनीपत में कोई और उम्मीदवार देते तो मार्जिन बड़ा हो सकता था। तो भाई वो तो हाईकमान का काम है, ठीक, क्या पता कितना बड़ा होता। अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कोई उम्मीदवार होते तो बता देते उस समय, लेकिन मैं, बहन जी हैं, बड़ी हैं, सीनियर है हमारी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। सर, आगे की रणनीति कांग्रेस की किस तरह से नजर आती है? आपने कहा 46 पे आप लोग जीते हैं, जो कि फैक्ट है, 44 पे भाजपा रही है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, रोहतक में एक बड़ी बैठक की गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के गढ़ में ही सीधा चैलेंज देने का काम अब भाजपा कर रही है, क्योंकि सीधा असर तो विधानसभा चुनाव में होता है। और जो जानकारी है हमें भाजपा के सूत्रों से, उन लोगों ने 60 सीटों का टारगेट रखा है, 60 मिशन रखा है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। पीछे भी उन्होंने 75 का रखा था, नारा भी दिया था 75 पार, और अब लोकसभा में 400 पार का नारा दिया है, आपके सामने है सब। सर, कितना असर होगा विधानसभा चुनाव पे एमपी साहब? आपको लगता है कि जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, और कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज की बात की जाए तो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो लगातार कहते हैं कि हाईएस्ट जो ग्रोथ है पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की जो ग्रोथ रही है पूरे देश में सबसे हाईएस्ट रही है, इसका कितना फायदा एमपी साहब आप विधानसभा चुनाव में देखें? देखिए, हमारे रोहतक से जो एमपी हैं श्रीमान दीपेंद्र हुड्डा साहब बहुत मेहनती इंसान हैं, और युवा शक्ति को, 36 बिरादरी को साथ चलने वाला वो व्यक्ति है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा उनको इस चुनाव में, और आजकल भी, कल लोकसभा में भी थे, पहले भी साथ थे। उनके नेतृत्व में अगर ये चुनाव लड़ा जाता तो निश्चित तौर पे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनके नेतृत्व में। एक सवाल का सर आखिरी जवाब दे दीजिए, ओबीसी को लेकर कई घोषणाएं की जा रही हैं, हालांकि क्रीमी लेयर वाला जो मामला था सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट के बाद अपहेल्ड हो गया, लेकिन ओबीसी को देके, और कल सीएम साहब की भी, जो नायब सैनी साहब हैं, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि किसी तरह के हित नहीं जाएंगे, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, रिव्यू पिटिशन डालना होगा वो भी डालेंगे, और तमाम जो घोषणाएं की गई हैं उनको लागू करके किसी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाए। कल भी उन्होंने काफ़ी लोगों को बेरोजगार किया है, पहले आपने देख लिया होगा, नेट हो चाहे नीट हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें सारी गड़बड़ियां पाती। मानना भी, उनके मंत्री ने माना कि हाँ गलती हुई है। फिर भी रही बात हरियाणा की, ओबीसी को ठीक है उन्होंने दिया, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन 4 बड़ी जातियों को जो आरक्षण 10% दिया था हुड्डा सरकार साहब ने, हुड्डा जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में और कांग्रेस की सरकार में, लेकिन उसको बंद करने का काम भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 10% बड़ी जातियों को जो आरक्षण दिया था, जिसमें ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और एक जाति और थी ठाकुर, उनको 10% जो गरीबी रेखा में थे उनको 10% का आरक्षण दिया था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस सरकार ने आते ही उसको बंद किया। भारतीय जनता पार्टी रोजगार देती नहीं है, छीनती है। एमपी साहब, एक आखिरी सवाल, आचार संहिता जब से हटी है उसके बाद जो मौजूदा सरकार है, कई बड़े फैसले उन लोगों ने लिए हैं। 3 महीने का वक्त है, 50,000 नौकरी का टारगेट रख दिया है सीएम साहब ने। इन तमाम चीज़ों को करते हुए क्या आप लोग को लगता है कि भाजपा अपनी तरह से तमाम जो प्रयास कर रही है वो विधानसभा चुनाव तक काम आएंगे, उनकी मजबूती होंगी, क्योंकि वो तो अब युद्ध स्तर पर नौकरी की और तमाम ऐसे जो कार्य हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पहले सो रहे थे क्या? 10 साल से आपका राज था हरियाणा में, वो बताएं कौन सी नौकरी दी है? अब चुनावी वादे हैं ये तो खुद ही कहते हैं हमारे जुमले थे। आपने कितने किए होंगे? 2 करोड़ भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। आप पूछ रहे हैं उनसे आंकड़े कितने रोज, और हरियाणा में तो ऐसा हाल है, 2 लाख रिक्त पद आज भी हैं। युवा को कौन सा कौशल विकास कौशल पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं नई, उनमें 15,000 पर ये बंधुआ मजदूर की तरह रखना चाहते हैं। अब अग्निवीर देख लीजिए, इनके लोगों ने, इनके घटों ने माना कि अग्निवीर ठीक नहीं है। और ये माननीय हमारे जो राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जब हमारी सरकार कांग्रेस की बन जाएगी ये अग्निवीर रद्दी के खाते में जाएंगे। जिस तरह पहले भर्तियां होती थी, रोजगार मिलता था, इस तरह काम करेंगे। और हुड्डा साहब ने के आप मैनिफेस्टो में देखिए, उसी को तो लागू कर रहे हैं, ये उसी की तो नकल कर रहे हैं। अब
एक आखिरी सवाल, कल आप संसद में थे, पहला आपका दिन था, आपकी शपथ हो गई, और उसी से जुड़ा हुआ मैं ये पूछूंगा कि जब 2014 का चुनाव का नतीजा आया, 19 का आया, तो जो सत्ता पक्ष है उसकी सीट भरी रहती थी, लेकिन 234 सीटों के साथ अब बड़ा मजबूत सा विपक्ष नजर आता है। क्या वो फीलिंग आप लोग भी महसूस कर पा रहे हैं लोकसभा में? जब कल आपने चेहरे देख लिए होंगे सबके, बड़े नेताओं के भी, मंत्रियों के भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी। कल विपक्ष का आपने देख लिया होगा। नहीं, आपकी फीलिंग बताओ सर, आप थे बहुत बढ़िया, पार्लियामेंट में। बहुत बढ़िया है वहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष, ऐसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है इस बार लोकतंत्र के हिसाब से बराबर का मुकाबला रहेगा। कल आवाज विपक्ष की ज्यादा थी, चाहे वो संविधान के प्रति हो, चाहे सीनियर और जूनियर। संविधान की कॉपी लेके गए आप लोग? हाँ, गए थे, सब लोग गए थे, और संविधान के लिए ही है, जब सबसे सीनियर कोई एमपी हो तो उसको बनाया जाता है सबके लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया, उनसे जूनियर को बनाया तो सबका विरोध था। अब भाजपा वाले आप लोगों पे तंज कस रहे हैं कि संविधान बचाने की बात वो कांग्रेस कर रही है जिसने देश को इमरजेंसी लगाया था, और इमरजेंसी का एक काला दिन आज है। अब वो कुछ भी तो कहेंगे ना, कुछ कहने के लिए बचेगा तभी बोल रहे हैं वो, भाई ठीक है कुछ न कुछ बोलो, लेकिन संविधान को खतरा किससे था ये भली भांति सारा देश जानता है। इनके तो मंत्रियों ने खुला कहा था जिस दिन हम 400 पार हो जाएंगे उस दिन संविधान को भी बदल देंगे। एमपी साहब, एक आखिरी सवाल, ऑन कैमरा देखकर हरियाणा की जनता, सोनीपत की खासतौर से जनता, अपने सांसद से सतपाल ब्रह्मचारी से क्या उम्मीद करे और किस तरह की आपकी हाजिरी रहने वाली है? कितने एक्टिव सांसद आप साबित होने वाले हैं? सीधा जवाब, और सीधा हरियाणा के लोग देख रहे हैं आप। ये तो पहला ही दिन आप बता दें, आप अखबार कोई भी दैनिक ट्रिब्यून देख लें, आज पहली बार मैं गया था लोकतंत्र के मंदिर में, और सोनीपत की जनता से, विशेष लोकसभा क्षेत्र पूरे, उनको कहना चाहता हूं कि आपको शर्मिंदा नहीं होने पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है कि सोनीपत की बुलंद आवाज़ भारतीय लोकसभा में दिखाई देगी। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सांसद साहब ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, और सोनीपत पर फोकस क्या है, एजेंडा क्या है, ये भी साबित कर दिया है, और ये भी कहा है कि पूरी कोशिश रहेगी कि मेट्रो सोनीपत तक पहुंचे। अगर मेरठ पहुंच सकती है तो सोनीपत क्यों नहीं पहुंच सकती? तमाम जो सनातन के जो नियम हैं उनको भी पालन करते हैं, और संस्कृत में शपथ लेके सतपाल ब्रह्मचारी ने दिखा दिया है कि आखिरकार उनका जो पूरा जीवन रहा है उसकी छवि उनके राजनीतिक करियर में भी नजर आएगी।